डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अरावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुआ। जैसा कि पता है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टेंस का चल रहा था, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक चल रहा था। और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी टेंस के टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको प्रेजेंट पूरा हो गया था और पास्ट पूरा हो गया था। अब आने वाला है अपना फ्यूचर टेंस। कौन सा आने वाला है? फ्यूचर टेंस आने वाला है। आज अपन किसके बारे में बात करेंगे? फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि आज हम इस टॉपिक को यानी इस टेंस को यहाँ पर खत्म कर दें और उसके बाद आपके कंडीशनल सेंटेंस रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से हमेशा आता रहता है। तो देखेंगे सबसे पहले अपन देखेंगे कि फ्यूचर टेंस के बारे में अपन आज बात करें। तो सबसे पहले देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो मैंने बताया था, मैंने सारे के सारे जो टेंस बताए हैं वो ऐसे बताए थे। सबसे पहले अपन उसमें देखते हैं क्या हिंदी में पहचान क्या होती है। हालांकि आपको क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में वो हिंदी से कोई लेना देना नहीं होगा हालांकि, लेकिन जब टेंस करा रहे हैं तो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अपन कोई भी वाक्य अगर अपना आ जाए, कोई ऐसा आर्टिकल आ जाए, कोई लेटर आ जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसको अपन नहीं जानते हो, तो हो सकता है उसे अपने शब्दों में हम जो है हिंदी से अंग्रेजी में क्या कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें। इस वजह से थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो पहचान, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा, ई, ये आदि आते हैं। आदि आते हैं वे क्या होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस के वाक्य होते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो है सेल और एक होती है क्या? विल। यानी कि आईवी कर्ताओं के साथ, तो अपन कौन से टेंस का यूज करेंगे? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज करेंगे। और शेष सभी कर्ताओं के साथ अपन विल का यूज करेंगे। यानी आईवी कर्ताओं को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनमें अपन क्या है? विल का यूज करेंगे, और आईवी कर्ताओं के साथ में हम सेल का यूज करेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखेंगे इसमें इसके जो साधारण वाक्य बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसके साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला मैंने बताया था, केवल तीनों इंडेफिनेट, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट हो, और चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो, तीनों इंडेफिनेट के साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला अलग अलग होता है। बाकी सबके जो है वो फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में साधारण वाक्य बनाने का जो फॉर्मूला था वो था सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। कर्ता एक वचन हो तो एम बी फर्स्ट में एस लगा देते हैं। ये हमने इसमें पढ़ा था। अब देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में क्या था? साधारण का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। जब इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे वह कल जयपुर जाएगा। अब देखेंगे ये, तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य कैसा है, मतलब कौन से टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा? गाड़ी की ध्वनि आ रही है। उसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है? साधारण है। और दो चीज पता लगी अपन को, फ्यूचर इंडेफिनिट का साधारण वाक्य तुरंत ध्यान करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट के साधारण में क्या लगाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो? हेल्पिंग वर्ब। अब इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं, सेल और विल, तो ही के साथ क्या हो जाएगी? विल। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। जाना की होती है गो, तो ही विल गो। कहाँ? टू जयपुर। बच क्या गया? कल, यानी कि टुमारो। इस तरीके से। अब बात आई नकारात्मक की।
तो नकारात्मक केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट। आप ध्यान देंगे कि नकारात्मक का जो सूत्र है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी वही था, पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों टेंसों का एक सा ही रहेगा। जैसे सबसे पहले क्या लगा दो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अब यही सूत्र तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक का प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत था, यही पास्ट इंडेफिनिट में होता है और यही फ्यूचर इंडेफिनिट के नकारात्मक का होगा। इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। मैंने कहा केवल प्रेजेंट यानी कि इंडेफिनिट के जो साधारण वाक्य उनके तीनों के अलग अलग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण में तो एम बी फर्स्ट आती है, कर्ता एकवचन हो तो एस आती है। पास्ट इंडेफिनिट के साधारण में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और फ्यूचर इंडेफिनिट के साधारण में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी इंडेफिनिट चाहे कोई सा नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक नकारात्मक, तीनों का जो है वो नियम बिल्कुल एक से ही रहेंगे। अब यही सूत्र तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक का है, यही पास्ट इंडेफिनिट के का है और यही फ्यूचर इंडेफिनिट के नकारात्मक का है। हम कल विद्यालय के वार्षिक उत्सव में भाग नहीं लेंगे। अब देखेंगे पहली बात, सबसे पहले देखेंगे वाक्य कौन से टेंस का है, तो ये वाक्य हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा, गे के हिसाब से। उसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है, तो वाक्य है नकारात्मक। किससे पता लग गया, नहीं से पता लग गया वाक्य कैसा है, नकारात्मक है। अब अपन को दो चीज पता लगेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है। तुरंत ध्यान करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के नकारात्मक का सूत्र क्या होता है, क्या लगाते हैं सबसे पहले, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी दो हैं, शैल और विल। अब आपको पता है आई भी करता हूं तो क्या लगाते हैं, शैल। अब यहाँ करता क्या आ गया, वी, तो वी के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगी, शैल, तो वी शैल। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, नॉट। उसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, भाग लेना, और भाग लेने के लिए वर्ब यूज होती है टेक पार्ट। तो वी शैल नॉट टेक पार्ट, काहे में भाग नहीं लेंगे, इन द विद्यालय के वार्षिक उत्सव में, इन द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। तो वी शैल नॉट टेक पार्ट इन द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। हम विद्यालय के वार्षिक उत्सव में भाग नहीं लेंगे। इस तरीके से हो जाएगा ये, आई कि नहीं बात समझ में। तो अपन कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद नॉट लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, क्या, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में इन द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखेंगे वाक्य प्रश्नवाचक हो तो कैसे बनाते हैं। प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी। यानी कि यही तो फ्यूचर इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक का है, यही पास्ट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक का, और यही प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक का भी यही सूत्र होता है। तो जैसे देखेंगे अपन क्या लिखेंगे, जैसे क्या तुम
अगले महीने लेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले कौन से टेंस का वाक्य हुआ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। उसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक। तो अपन को दो चीज पता लग गई, क्या वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक का है। तुरंत ध्यान करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक का सूत्र क्या होता है, क्या लगाते हैं सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी कौन कौन सी, दो, विल और शैल। लेकिन हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता क्या है यहाँ पे, तुमको इंग्लिश में बोलेंगे यू, तो यू के साथ क्या आएगी, विल, क्योंकि आई और वी होते तो क्या आती, शैल। तो यहाँ आएगी क्या, विल। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, लेना, लेने की होती है टेक। क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट निकल करके आया एडमिशन, तो विल यू टेक एडमिशन काय में, इन द कॉलेज, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। अब बात आती है काय की, प्रश्नवाचक और नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक कुछ भी नहीं है, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। इसे सी को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, विल यू नॉट टेक एडमिशन in the college next month। ये लो सब इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा कौन सा टेंस होता है, यहाँ तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब ये तो हमने बताया आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई हिंदी से अगर वाक्य आता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। अब बात आती है कि अगर इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, उस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से कैसे करेंगे। तो इसमें कोई खास नहीं है, इसमें केवल एडवर्ब ध्यान रखनी है, कौन कौन सी एडवर्ब इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत आएंगे जैसे टुमारो, द नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट प्लस कोई भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट प्लस उसके बाद कोई टाइम आएगा। द फॉलोइंग, अब फॉलोइंग डे भी हो सकता है, फॉलोइंग मंथ भी हो सकता है, फॉलोइंग ईयर भी हो सकता है। इसके साथ भी कोई ना कोई टाइम संबंधित चीज आएगी, यानी एडवर्ब इसके अंतर्गत आएगी। तो ये इसके अंतर्गत एडवर्ब आएंगी। अब जैसे देखो वाक्य कैसे आएगा, अब जैसे यही वाक्य मान लीजिए, अब जैसे वाक्य आएगा आपको किस तरीके से, जैसे ये वाक्य आया तो कैसे आएगा, अब दो तरीके से आया। अगर मान लीजिए आ गया ही टेक एडमिशन इन द कॉलेज नेक्स्ट मंथ, अब ये आ गया। तो अब इसमें देखेंगे अपन
नेक्स्ट मंथ से हमें पता लग गया बाकी कौन से टेंस का हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट का। कौन से टेंस का हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब इसके पता लग गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट का। अब इसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है, साधारण है, क्योंकि ना तो उसमें कहीं नॉट आ रहा है, ना इसमें इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, सीधा सा कैसे बच गया, साधारण। तुरंत ध्यान करेंगे साधारण वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और सेल है, लेकिन ही के साथ क्या आएगी, विल। और इसके बाद क्या कहता है नियम, मेन वर्ब की क्या लगा दो, फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो ही विल टेक एडमिशन इन द कॉलेज नेक्स्ट मंथ। ये लो साहब इस तरीके से। अगर ये वाक्य इस हिसाब से होता तो कैसे आता, यू टेक एडमिशन द कॉलेज नेक्स्ट मंथ। अब इस तरीके से हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट मंथ से पता लग गया वाक्य कौन से टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। कैसा वाक्य, प्रश्नवाचक। तुरंत ध्यान करेंगे क्या लगाना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यू है, यू के हिसाब से क्या जाएगा यहाँ पे, विल। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल यू टेक एडमिशन इन द कॉलेज नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है वो अपना कौन सा टेंस पूरा होता है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर पूरा होता है। अब देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है भाई। फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखेंगे कौन सा टेंस आने वाला है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखेंगे वही तरीका अपना। सबसे पहले अपन हिंदी के हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी क्या, पहचान। पहचान, तो पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, वे कौन से टेंस के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। अब देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो है, एक तो होती है शैल बी और एक होती है विल बी। तो आई बी कर्ताओं के साथ, आई और बी कर्ताओं के साथ शैल बी, और शेष सभी कर्ताओं के साथ में विल बी का यूज किया जाएगा। अब देखेंगे इसके साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला। तो इससे साधारण वाक्य का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या लगा दो, सब्जेक्ट। अब ये साधारण वाक्य का इसका फॉर्मूला, मतलब कंटिन्यूअस में तो बोलेंगे कोई सा भी टेंस हो या कैसा भी वाक्य हो, तो सबका नियम क्या था, एक जैसा। अब चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस ले लो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस ले लो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस ले लो, तीनों के नियम सबके सब, चाहे वो साधारण हो, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, सबके नियम बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल एज इट इज रहेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साधारण वाक्य का है, यही पास्ट कंटिन्यूअस के साधारण का है, यही फ्यूचर कंटिन्यूअस के साधारण का है। केवल अंतर यहाँ आना है, पहचानेंगे कैसे, केवल अंतर यहाँ आएगा, जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जमार लगती है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाजर लगेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और शैल बी का यूज होगा। ये ध्यान देने वाली बात है और इसमें कोई बेसिकली अंतर नहीं होता है। जैसे वह है कल इस समय स्टेडियम में वह कल इस समय स्टेडियम में क्रिकेट मैच देख रहा होगा। अब देखेंगे कौन से टेंस का वाक्य हुआ, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का। कैसे पता लगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का, रहा होगा आ रहा है। उसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है, साधारण है। अब दो चीज पता लगेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का साधारण वाक्य है। तो सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वही की इंग्लिश होती है ही। क्या हुई, ही। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी दो है, शैल बी और विल बी। तो ही के साथ क्या आ जाएगी, विल बी। तो ही विल बी, देख तो ही विल बी, तमाम से देख लेना भाई, ही विल बी। हाँ शांत है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, देखना, और देखने की होती है वॉच। वॉच में आएंगे तो वॉचिंग, तो ही विल बी वॉचिंग क्या, क्रिकेट मैच। ही विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच। हल जाओ दूर। तो ही विल बी वॉचिंग क्रिकेट मैच कहाँ, इन द स्टेडियम। कब, टुमारो एट दिस टाइम। इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस का कैसा वाक्य हो गया, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का साधारण वाक्य हो जाता है। कौन सा वाक्य हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस का साधारण वाक्य। अब देखेंगे अब आएगा नकारात्मक। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के नकारात्मक का भी वही सूत्र है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के का था और पास्ट कंटिन्यूअस के। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस तरीके से हो जाएगा। तो जैसे देखेंगे वह कक्षा में पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। अब जैसे ये वाक्य है, तो ये कौन सी टेंस का वाक्य हुआ, सबसे पहले देखेंगे कौन सी टेंस का वाक्य हुआ, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। कैसे पता लगा, रहा होगा आ रहा है। उसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है, ये नकारात्मक। कैसे पता लगा, नहीं आ रहा। अपन को दो चीज पता लग गई कि वाक्य जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नकारात्मक है। तुरंत ध्यान करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के नकारात्मक का सूत्र क्या होता है, क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो है, विल बी और शैल बी। तो ही के साथ क्या आएगी, विल बी। क्या आएगी, विल बी। लेकिन अब हालांकि अब हमारा नियम तो कहता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाओ, नॉट। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि जब हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में हो तो
तो जो नॉट है नकारात्मक वाक्य में जो नॉट है वो दोनों के बीच में आता है, तो यहाँ आ जाएगा नॉट बी, तो ही विल नॉट बी। उसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि लिखने को कैसे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा वैसे कहने में, लेकिन लगेगा कहाँ, दोनों के बीच में, तो ही विल नॉट बी। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ाई करना। पढ़ाई करना की होती है स्टडी, और स्टडी में इंज लगाएंगे तो स्टडी, तो ही विल नॉट बी स्टडीइंग कहाँ, इन द क्लास। इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान देना, पढ़ना पढ़ाना मतलब पढ़ना एक तो होता है, देखो दो है। पढ़ने के लिए अपन स्टडी वर्ब भी यूज करते हैं, हेलो कर दीजिए। हाँ जी, इतना बोल रहा हूँ। तो देखेंगे इसमें जो दो वर्ब है, देखो एक होता है स्टडी होती है और एक होता है रीड। कई बार अपन इनको दोनों को एक मान लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। अरे यार 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ, मैं तुम तो कहीं थोड़ा पढ़ा लूँ, फिर मैं दे रहा हूँ। हाँ फिर मैं लगाता हूँ। तो एक तो स्टडी है और एक है रीड, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम इसको क्या है कई बार एक मान लेते हैं, जबकि एक नहीं है। देखो स्टडी में क्या होता है, रीड जो वर्ब है ना, रीड तो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। इसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। कैसी है, सकर्मक क्रिया। जबकि स्टडी कैसी है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ये अकर्मक है और ये कैसी है, सकर्मक। ये जब आएगी तो इसके साथ कर्म आएगा। रीड पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। सब किताब पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, जो भी है। और स्टडी ऐसी है ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब स्टडी के साथ में कोई भी जो है ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता मुझे नहीं होती है। वो पढ़ाई कर रहा है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो कहीं कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, स्टडी। इस तरीके से दोनों में ये अंतर होता है। अब देखेंगे नकारात्मक। अब देखेंगे इसका कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक का सूत्र होता है, सबसे पहले क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस तरीके से तो अब देखेंगे इसमें, जैसे क्या वे बाजार में घूम रहे होंगे। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखेंगे सबसे पहले कौन सा टेंस का वाक्य हुआ, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का। कैसे पता लगा, रहे होंगे। उसके बाद देखेंगे कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक, क्योंकि इस प्रश्नवाचक चल रहा हुआ और क्या भी आ रहा है। उसके बाद देखेंगे दो चीज पता लग गई कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रश्नवाचक वाक्य। तुरंत ध्यान करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस के प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या लगाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे के हिसाब से, यानी वे को बोलेंगे दे, तो दे के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगी, विल भी आएगी। क्या आएगी, विल बी, विल बी। अब मैंने बताया आपको कि जब अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में हो तो सब्जेक्ट दोनों के बीच में आता है। हालांकि सूत्र में तो ऐसे लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, लेकिन आएगा कहाँ, दोनों वर्ब के बीच में आएगा। तो विल दे बी। इसके बाद नहीं कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, घूमना। घूमना की क्या होती है, वॉक, और वॉक में इंज लगाएंगे तो वॉकिंग। विल दे बी वॉकिंग कहाँ, इन द मार्केट। इस तरीके से हो जाएगा। और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो कुछ नहीं करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो पहले लिखेंगे
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एम की फर्स्ट फॉर्म, एम की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस तरीके से अब जैसे इसी को बनाए तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, यानी दोनों सब्जेक्ट और नॉट दोनों बीच में आएंगे। जैसे इसको बनाएंगे कैसे बनेगा, विल दे नॉट बी वॉकिंग इन द हेलो साहब, इस तरीके से इसका यूज हो जाएगा, यानी इसमें सब्जेक्ट और नॉट दोनों कहाँ है, बीच में आए हैं। इस तरीके से इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। आप देखेंगे अब देखेंगे यूज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कैसे करना है, काय के हिसाब से, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से अपन को कैसे इसका यूज करना है वो देखेंगे अपन अभी इसमें। तो देखेंगे कैसे करना है। देखो इसमें कौन कौन सी एडवर्ब आएंगे, इसमें एडवर्ब कौन कौन सी आएंगी, इसमें एडवर्ब आएंगे जैसे टुमारो, अब या फिर कोई भी फ्यूचर इंडिकेशन जैसे नेक्स्ट डे मंथ ईयर, ऐसे। प्लस इसमें क्या देगा, जैसे एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, ऐसे। मतलब जैसे टुमारो प्लस एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, या द नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम, नेक्स्ट मंथ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इस तरीके का इसके अंतर्गत आएगा। के अंतर्गत फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे ही वॉच मूवी इन द cinema hall tomorrow at this time। तो देखो इसमें टुमारो भी दे रखा है और एट दिस टाइम भी दे रखा है। अब टुमारो एट दिस टाइम से हमें पता लग गया कि बाकी कौन से टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पता लगता ही सबसे पहले हम देखेंगे क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें दे रखा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसके हेल्पिंग वर्ब में तो विल बी और शैल बी, तो ही के साथ में क्या जाएगी, विल बी, तो ही विल बी। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दो, आईएनजी, तो ही विल बी वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल टुमारो एट दिस टाइम। इस तरीके से हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसमें क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर देते हैं, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सॉल्व हो जाता है। तो ये है जो क्या आता है इसमें, ये इस एडवर्ब का यूज अपन करते हैं। ही विल बी वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल टुमारो एट दिस टाइम, या एट दिस मोमेंट, नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम। इस तरीके का जो है वो इसका यूज होता है। अब अगर ये आ जाए कैसे,
यदि नकारात्मक भी होता तो नॉट होता, तो नॉट का लगा देते, दोनों के बीच में लगा देते। तो इस तरीके से हम किसका यूज कर देते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज आराम से कर देते हैं। अब देखेंगे जैसे देखो प्रश्नवाचक आ जाता तो कैसे आता, यू in the garden tomorrow at this time। तो देखो टुमारो एट दिस टाइम से पता लग गया वाक्य कौन से टेंस से बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस से बनाना है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का पता लगते ही तुरंत कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो ध्यान ये देना है कि इसमें विल बी है तो यू दोनों के बीच में आएगा। तो कैसे लिखेंगे, विल यू बी। हालांकि उसमें तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, लेकिन अपन को कैसे करना है, विल यू बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देनी है, आईएनजी लगा देनी है। विल यू बी वॉकिंग इन द गार्डन टुमारो एट दिस टाइम। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये अपन को जो है वो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत अपन को किस किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली यहाँ पे बात होती है। अब देखेंगे अगला जो टेंस आने वाला है अपना वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में देखना है सबसे पहले इसकी पहचान। तो पहचान क्या होती है, चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ये ध्यान देना। उसके बाद देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब है दो, एक तो है शैल हैव और एक होती है इसमें विल हैव। यानी कि आईवी के साथ तो यानी आईवी कर्ताओं के साथ तो शैल हैव और शेष सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव का यूज किया जाएगा। शैल हैव और विल हैव। आप देखेंगे इसके साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला। तो साधारण वाक्य बनाने का इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या लगा दो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। यानी वही प्रेजेंट परफेक्ट का, वही पास्ट परफेक्ट का, वही फ्यूचर परफेक्ट का। सब्जेक्ट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, उसके बाद लगा दो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस तरीके से हो जाएगा। जैसे वे इस वर्ष के अंत तक अपनी पढ़ाई, लिखो अपनी शिक्षा पूरी कर चुके होंगे। ये वाक्य आप देखेंगे। सबसे पहले ये कौन से टेंस का वाक्य हुआ, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट का। कैसे पता लगा, चुके होंगे से।
उसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है, साधारण है। दो चीज पता लगे कि फ्यूचर परफेक्ट का कैसा वाक्य, साधारण। अब तुरंत ध्यान करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट के साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, विल हैव और शैल हैव। तो दे के हिसाब से क्या आ जाएगी यहाँ पे, विल हैव, दे विल हैव। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पूरा करना, पूरे करने की होती है कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड हो जाएगी कंप्लीटेड। दे विल हैव कंप्लीटेड क्या, अपनी पढ़ाई। दे विल हैव कंप्लीटेड, तो अपने के लिए क्या जाएगी, दियर। मैंने बताया था जब सब्जेक्ट दे हो तो अपना के लिए दियर, जब सब्जेक्ट ही हो तो अपना के लिए हिज, जब सब्जेक्ट सी हो तो अपना के लिए हर, जब सब्जेक्ट यू हो तो अपना के लिए योर, जब सब्जेक्ट आई हो तो अपना के लिए माई, और जब सब्जेक्ट वी हो तो अपना के लिए आवर यूज करते हैं। तो दे विल हैव कंप्लीटेड दियर क्या, अपनी शिक्षा, एजुकेशन। कब, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में। इस तरीके से इसको आएगी नहीं बात समझ में। तो इस तरीके से आराम से अपन इनको यूज कर सकते हैं, आराम से इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आता है नकारात्मक। तो नकारात्मक का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इस तरीके से। अब इसी को बनाए तो कैसे बनेगा, दे विल, यानी दोनों बीच में आएगा, नॉट हैव कंप्लीटेड देयर एजुकेशन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस तरीके से जाए तो ये कौन सा हो जाता है अपना नकारात्मक। अब रही बात प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नकारात्मक, या इसमें कौन कौन सी एडवर्ब आएंगी या किस तरीके से इसका यूज होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब अपने पास क्या रहा है, इसके थोड़ा सा तो ये रहा है, मुश्किल से 5-10 मिनट का समथिंग इसमें हो जाएगा, लास्ट 10 मिनट लग करके फिर अगले वाले को खत्म करा देंगे। और हो सके तो अपन जो है वो कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कंडीशनल सेंटेंस भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंतर्गत आते हैं, उसको भी अपन इसमें सॉल्व कराएंगे। तो संभव प्रयास तो ये रहेगा कल, और कल नहीं तो परसों अपन इस टॉपिक को फ्री करा देंगे। यानी क्योंकि वो है ना, क्या कहते हैं उसको, कंडीशनल सेंटेंस, वो कंडीशनल सेंटेंस भी हमें आपको यहाँ पे कराने पड़ेंगे। टेंस तो डेफिनेटली कल हो ही जाएंगे, खैर उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, पर जो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस को अपन जो है वो आपको कराएंगे। प्रयास तो रहेगा कल खत्म करा दे, बाकी अगर नहीं हो पाया तो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है खत्म करा देंगे। और ये अपना जो है, और इसको खत्म होने के बाद अपनी जो है ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव पैसिव पहले करा चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले करा चुका हूँ, मॉडल्स पहले करा दिए हैं, टेंस ये हो जाएंगे, और ग्रामर में अब की बार यही बुनियादी चैप्टर है, उससे ज्यादा कोई चैप्टर नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।